रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट वन क्वेश्चन है विच ऑफ दीज बॉडी सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि कौन सा सिस्टम बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करवाने का काम करता है। तो देखिएगा 4 ऑप्शन है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो अपनी बॉडी के अंदर जो है वो गैसेज और गैसेज एक्सचेंज का काम करता है। गैसेज एक्सचेंज के अंदर जो है वो CO2 का एलिमिनेशन करवाता है बॉडी से और ऑक्सीजन का इनटेक करवाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो काम करवाता है डाइजेशन से, एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड। मेटाबॉलिज्म जितना भी होता है वो सारा का सारा मेटाबॉलिज्म जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है रिप्रोडक्शन का और यूरिनरी सिस्टम का काम है एलिमिनेशन का। तो ये 4 इसके काम हो गए। तो फर्स्ट आंसर है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। सेकंड वन बात करें, ऑल द साइनस बिलोंग टू पैरानेजल साइनस एक्सेप्ट, कि कौन सा जो है वो पैरानाइडल नेजल साइनस है। तो साइनस की बात करें अपन तो साइनस एक जो है वो एयर कैविटी होती है अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। तो अपन ने पढ़ा था कि टोटल जो है वो साइनस जो है वो आपके होते हैं 4 प्रकार के। फर्स्ट वन जो साइनस होता है वो होता है आपका फ्रंटल बोन की जगह, यहाँ पे जो आपकी फ्रंटल बोन होती है, फ्रंटल बोन के अंदर जो एक साइनस होता है उसको अपन जो है बोलते हैं फ्रंटल साइनस। तो ऊपर की तरफ जो है वो 2 होते हैं आपके फ्रंटल साइनस, और उसके बाद में जो आपका होता है इथमोइडल साइनस और एक होता है आपका स्पेनोइडल साइनस। फ्रंटल साइनस, इथमोइडल साइनस, स्पेनोइडल साइनस एंड मैक्सिलरी साइनस। फोर्थ वन जो है वो मैक्सिलरी वाले हिस्से में जो चिक्स होते हैं वहाँ पे जो एक साइनस और होता है उसको अपन बोलते हैं मैक्सिलरी साइनस। टोटल साइनस की बात करें तो फर्स्ट वन जो होते हैं वो होते हैं अपने फ्रंटल साइनस। फर्स्ट वन जो क्या होता है फ्रंटल साइनस। सेकंड वन जो होता है वो होता है आपका मैक्सिलरी साइनस, मैक्सिलरी साइनस। नेक्स्ट वन थर्ड वन जो है वो होता है आपका स्पेनोइडल साइनस। नेक्स्ट वन जो है आपका है स्पेनोइडल साइनस, मैक्सिलरी और स्पेनोइडल साइनस, और लास्ट वन जो होता है वो होता है इथेमोइडल साइनस। तो टोटल आपके जो है वो 4 प्रकार के साइनस अपने को देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो पैरानाइजल साइनस नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन के अंदर आया है वर्ड एक्सेप्ट, तो जब भी एक्सेप्ट वर्ड आएगा उसका मतलब होता है के अलावा, यानी कि इनमें से इनके अलावा कौन सा जो पैरानेजल साइनस नहीं है। तो अभी अपन ने डिस्कस किया था मैक्सिलरी एक पैरानेजल साइनस है, स्पेनोइडल पैरानेजल साइनस है, इथमोइडल पैरानेजल साइनस है। तो आपका जो है कौन सा नहीं है साइनस, तो मैस्टोइड। मैस्टोइड जो है ओनली बोन होती है, तो इससे रिलेटेड किसी प्रकार का कोई भी साइनस नहीं होता है। तो सेकंड वन क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा डी, मैस्टोइड। नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं। द फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी इन रिलेशन ऑफ वेंटिलेशन आर फॉलोइंग, कि कौन कौन सा नेजल कैविटी का फंक्शन है वेंटिलेशन से रिलेटेड, फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखिएगा यहाँ पे भी वर्ड जो आपका आ गया है एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा। तो फर्स्ट वन देखिएगा, फर्स्ट वन ऑप्शन अपना है वार्मिंग अप इंस्पायर्ड एयर टू बॉडी टेम्परेचर, की बॉडी के अंदर जो भी एयर जा रही है उसको वार्म करती है। तो सही है ये आंसर। ह्यूमिडिफायर द एयर अप टू 100% सेचुरेशन, ह्यूमिडिफिकेशन का भी काम है। रिमूवल और पर्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एयर, अपन ने पढ़ा है कि नोज़ के अंदर जो है वो हेयर प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, वो कि पर्टिकुलेट जो भी बाहर से डस्ट वगैरह आती है उनको। और डिसइंफेक्ट द एयर एंट्रिंग इनटू द लंग्स। अब देखिएगा क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन में फ़र्क है। अपन ने जनरली पढ़ा है कि जो भी एयर आती है वो क्लीन होती है या उसके अंदर बड़े पार्टिकल होते हैं उनको रोक दिया जाता है, लेकिन डिसइंफेक्ट नहीं किया जाता है। एयर का डिसइंफेक्शन जो है वो नहीं किया जाता, इसलिए जो आपका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा डी। कुछ एक को लगेगा कि भैया अब जो है वो नेजल कैविटी के अंदर हेयर प्रोजेक्शन होता है जो कि डिसइंफेक्शन का काम कर रहा था, ऐसा नहीं, डिसइंफेक्शन का काम इसके अंदर नहीं होगा। नेक्स्ट वन बात करें फोर्थ वन क्वेश्चन, रिंग्स फाउंड ऑन ट्रेकिया आर इन नंबर, कि ट्रेकिया के अंदर जो रिंग्स पाई जाती है वो कितनी होती है। तो हमने पढ़ा कि सी शेप की, किस शेप की, सी शेप की कार्टिलेज होती है, और ये कार्टिलेज जो है वो नंबर में कितनी होती है 16 से 20। अगर अपन बात करेंगे ट्रेकिया की तो देखिएगा ट्रेकिया को जब भी देखेंगे तो ट्रेकिया के अंदर आपको ये वाला जो हिस्से दिख रहे हैं, ये जो 16 से 20 जो है वो आपकी क्या पाई जाती है, ट्रेकियल रिंग पाई जाती है। तो नंबर ऑफ ट्रेकियल रिंग आर 16 to 20। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें ट्रेकिया और विंड पाइप इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज रिंग शेप, किस शेप की होती है। तो अभी अपन ने बात की थी सी शेप की। नेक्स्ट वन इज द cartilage that completely encircle the larynx with narrow part anteriorly and
द ब्रॉड पार्ट पोस्टीरियरली इज कॉल्ड, कि वो कौन सी आपकी जो है वो मेम्ब्रेन है या कार्टिलेज है जो कि पूरी तरीके से आपके एयरवे को या फिर पूरे के पूरे आपका जो लैरिंग्स वाला हिस्सा है उसको चारों तरफ से जो है वो कवर करती है। तो चारों तरफ से कवर करने वाली बस एक ही कार्टिलेज होती है अपनी, और उसको अपन बोलते हैं क्रिकोइड कार्टिलेज। कौन सी होती है वो? क्रिकोइड। ये जो आपको ग्रीन कलर की दिख रही है, ये वाली जो हिस्सा है, ये जो आपका क्रिकोइड कार्टिलेज है। ग्रीन कलर वाला हिस्सा जो है वो क्या है? क्रिकोइड कार्टिलेज है। और ये जो ओनली होती है वो क्या करती है? अपने पूरे के पूरे जो रेस्पिरेटरी, मान लीजिएगा ये वाला जो हिस्सा है आपका लैरिंग्स का हिस्सा है, तो देखिएगा कि लैरिंग्स के जस्ट अपर की तरफ यहाँ पे जो है वो आपकी सील्ड शेप के अंदर तो पाई जाती है थायराइड मेम्ब्रेन या थायराइड कार्टिलेज, और ऊपर की तरफ एक लीप शेप, पत्ते के आकार का जो होता है वो क्या होता है? आपका लीप शेप का होता है, वो होता है आपका एपिग्लोटिस। और इसी के पीछे की तरफ होती है आपकी आर्टिनॉइड, ठीक है, जो कि छोटे से प्रोजेक्शन के रूप में होती है। तो सिर्फ एक क्रिकोइड कार्टिलेज ऐसी कार्टिलेज होती है जो कि आपके पूरी की पूरी जो है वो ट्रैक को चारों तरफ से जो है क्या करती है? पूरा का पूरा कवर करती है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि कौन सी कार्टिलेज जो होती है वो पूरा का पूरा जो है वो इन सर्किल करती है, यानी कि चारों तरफ से। इन सर्किल का मतलब होता है चारों तरफ से कवर करती है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा क्रिकोइड कार्टिलेज। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स किसको बोलते हैं? तो नॉर्मल सा सिंपल सा सवाल है, वॉइस बॉक्स बोला जाता है लैरिंग्स को। लैरिंग्स अपनी बॉडी के अंदर वॉइस बॉक्स कहलाता है। कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पोस्टीरियर नेट्स एट द एंट्रेंस टू द नेजोफेरेंक्स इज कॉल्ड। देखिएगा इसके अंदर पूछ रहा है कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि जन्म से ही, बच्चा जब पैदा हुआ है तभी से कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन है ऑफ पोस्टीरियर नेट्स एट द एंट्रेंस टू नेजोफेरिंक्स। देखिए क्वेश्चन क्या क्या रहा है। देखिए ये जो है वो आपका है नोस्ट्रिल्स, तो यहाँ से एंट्री होती है और यहाँ जो है वो पीछे की तरफ जो है वो आपका हिस्सा आता है, यहाँ वाला हिस्सा, ये जो आपके सारा का सारा ये वाला हिस्सा जो है वो आपका कहलाएगा नेजोफेरिंक्स। ये जो पीछे का हिस्सा है वो आपका क्या कहलाता है? नेजोफेरिंक्स। तो अगर मैं बात करूं कि इसने पूछा है कंजेनाइटल, अगर बर्थ के बाद में यहाँ पे अगर जो है वो एंट्रेंस क्या हो, ब्लॉक हो, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? तो इसके लिए एक जो है स्पेशल टर्मिनोलॉजी यूज में लेते हैं अपन, और उसको अपन बोलते हैं ओएनल एट्रेसिया। ओएनल एट्रेसिया। ओएनल एट्रेसिया का मतलब है कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पोस्टीरियर नेयर एंट्रेंस टू द नेजोफेरिंक्स, यानी कि नाक के थ्रू जो नेजोफेरिंक्स में ओपनिंग होगी वो ओपनिंग आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, वो ओपनिंग जो है वो क्लोज रहेगी। बात करें दूसरे ऑप्शन क्या है, तो ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। आपका ट्रेकिया और इसोफेगस दोनों एक दूसरे के आगे पीछे चलते हैं, अगर इनके बीच में कोई एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। नेक्स्ट वन इज द इसोफेजियल एट्रेसा। इसोफेगस जो है वो आगे जाकर के जो है वो अगर इस प्रकार से देखिएगा, इसोफेगस जनरली जो है वो आपकी होनी चाहिए इस प्रकार से, पूरी की पूरी इसोफेगस जाकर के जो है वो कनेक्ट होनी चाहिए आपके स्टमक में। अब मैं कहूँ कि आपके जो है इसोफेगस इस प्रकार से जो है क्या हो गई है? नैरो हो गई है। अगर स्टमक और इसोफेगस के बीच में अगर किसी प्रकार का यहाँ पे जो है वो कनेक्शन नहीं होता है तो उसको अपन बोलते हैं इसोफेजियल एट्रेसिया। नेक्स्ट में लिखा है डायफ्रामेटिक हर्निया। तो हर्निया के अंदर जो वो पार्ट का क्या हो जाएगा? हर्निएशन हो जाएगा। मान लीजिए ये आपका जो डायफ्राम है और ये आपका स्टमक है, तो स्टमक का एक पार्ट जो है डायफ्राम से ऊपर की तरफ निकल जाएगा, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं डायफ्रामेटिक हर्निया। तो सही आंसर जो आपका क्या हो जाएगा? ओएनल एट्रेसिया। नेक्स्ट में बात करें व्हाट इज़ द ओएनल एट्रेसिया। सेम क्वेश्चन वापस अपने को देखने मिला है। तो कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नेजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स का ना ये ओरोफेरिंक्स का, ना यूरिथ्रा का, ना मिडल ईयर का है। तो ये अपना आप ही आपका सही हो गया। ड्यूरिंग swallowing फूड इज स्टॉप फ्रॉम एंटरिंग द लैरिंग्स। लैरिंग्स में फूड को जाने से कौन रोकता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। एपिग्लोटिस ही वो स्ट्रक्चर होती है जो कि फूड को लैरिंग्स में जाने से रोकती है। द लैरिंग्स इज क्लोज ड्यूरिंग swallowing बाय, कि swallowing के दौरान जो लैरिंग्स को क्लोज करने वाली स्ट्रक्चर कौन सी होती है? तो वो स्ट्रक्चर होती है आपकी एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस ही जो है वो कंट्रोल करता है, इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ द रेस्पिरेशन भी बोला जाता है। और ये स्ट्रक्चर होती है जो कि कंट्रोल करती है कि कौन सी चीज़ किसके अंदर जाएगी। नेक्स्ट वन बात करें लंग्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन अपन करेंगे किसके रिगार्डिंग? लंग्स के रिगार्डिंग। तो लंग्स के अंदर फर्स्ट वन बात करते हैं द मेम्ब्रेन सराउंड द लंग्स। लंग्स के चारों तरफ कौन सी मेम्ब्रेन होती है? तो लंग्स के चारों तरफ प्लूरल कैविटी होती है। लंग्स के चारों तरफ अपने को क्या देखने को मिलेगी? प्लूरल कैविटी। बात करें प्लूरल कैविटी, तो प्लूरल कैविटी आपकी जो है वो दो लेयर से बनी होती है। एक होती है पैराइटल प्लूरा, फर्स्ट वन इज़ द पैराइटल प्लूरा एंड सेकंड वन इज़ द विसरल प्लूरा। मान लीजिएगा कि ये आपके लंग्स है, तो लंग्स के जो है वो
अपन देखेंगे तो एक तो जो है वो लंग्स की मेम्ब्रेन के साथ में चिपकी हुई एक लेयर होगी, लंग्स की मेम्ब्रेन के साथ में क्या होगी, चिपकी हुई एक लेयर होगी। इसको अपन जो है वो बोलते हैं विसरल प्लूरा, जो अंदर की तरफ है इसको क्या बोलते हैं, विसरल प्लूरा। और एक अपन देखेंगे तो इसी के साइड के अंदर जो बाहर की तरफ क्या होगी, एक अपने को और दिखाई देगी। तो ये जो सेकंड वन आपको दिखाई दे रही है, ये जो है वो आपकी कहलाती है पैराइटल प्लूरा, परे की तरफ है इसलिए इसका नाम क्या है, पैराइटल। तो दो प्रकार की आपकी प्लूरल कैविटी होगी, अंदर की जो है वो विसरल प्लूरा और बाहर की जो है क्या होगी, पैराइटल प्लूरा। और इन दोनों को अपन बोलते हैं प्लूरल कैविटी। इन दोनों के लिए वर्ड यूज होता है प्लूरल कैविटी। तो प्लूरल कैविटी जो होती है वो लंग्स को चारों तरफ से जो है वो सराउंड करके रखती है। तो अपने आप ही आपका इसका सही आंसर क्या हो गया, प्लूरा। नेक्स्ट वन है विसरल प्लूरा। तो विसरल प्लूरा अपन ने बात करी थी, अंदर की जो लंग्स से अटैच रहती है वो आपकी विसरल होती है, और जो बाहर की तरफ होती है वो जो कि रिब से अटैच रहती है वो जो है वो आपकी होती है पैराइटल प्लूरा, मेम्ब्रेन लाइनिंग सरफेस ऑफ लंग्स। तो यही आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। मेम्ब्रेन लाइनिंग वॉल ऑफ थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी जो है वो उसको अपन बोलते हैं पूरा का पूरा प्लूरल कैविटी। थिनेस्ट पोर्शन ऑफ द पेरिटोनियम, तो पेरिटोनियम का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। और फ्लूइड अराउंड द लंग्स, लंग्स के चारों तरफ फ्लूइड नहीं होता है, लंग्स के चारों तरफ होती है कैविटी। तो विसरल प्लूरा जो है वो क्या होती है, मेम्ब्रेन लाइनिंग सरफेस ऑफ द लंग्स। ए स्पेस कॉल्ड द इज फाउंड बिटवीन द टू प्लूरल कैविटीज़, प्लूरल कैविटी के बीच में जो है वो कौन सा स्पेस होता है। तो अब देखिएगा इसके अंदर जो है वो आपको पूछा जाता है, मान लीजिएगा कि ये आपका एक लंग्स है और ये आपका दूसरा लंग्स है, तो इन लंग्स के बीच के अंदर जो है वो कौन सा हिस्सा होगा, तो उसको अपन बोलते हैं मिड स्टर्नम। उसको अपन क्या बोलते हैं, मिड स्टर्नम। यानी कि दोनों लंग्स के बीच में जो भी अपने को हिस्सा देखने को मिलेगा, ये वाला जो यहाँ पे जो अगर मैं बात करूँ, ये जो बीच वाला हिस्सा अपने को दिखाई दे रहा है, ये बीच वाला हिस्सा जो है कहलाता है मिड स्टर्नम। यहीं पे आपका जो है वो हार्ट पाया जाता है, यहीं पे आपका क्या पाया जाता है, लेफ्ट साइड के अंदर हार्ट। तो हार्ट इज आल्सो मिड स्टर्नल ऑर्गन, हार्ट भी आपका क्या है, मिड स्टर्नल ऑर्गन है। तो दोनों के प्लूरल के बीच में जो हिस्सा पाया जाता है उसी को अपन जो क्या बोलते हैं, मिड स्टर्नल। नेक्स्ट हम बात करें, रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द प्लूरल स्पेस इज कॉल्ड, कोई भी टिश्यू का हिस्सा कहीं से भी अपन बॉडी में निकालते हैं तो उसके लिए अपन वर्ड यूज़ में लेते हैं हमेशा बायोप्सी। तो प्लूरल कैविटी से आप निकाल रहे हो, लंग्स से निकाल रहे हो, तो ये तो आपका हो गया लंग्स, स्प्लीन, प्लूरल एंड बायोप्सी। अब देखिएगा लंग्स और प्लूरल कैविटी अलग है, लंग्स अंदर का हिस्सा है और इसकी कवरिंग जो है वो क्या कहलाती है, प्लूरल। तो अगर प्लूरल स्पेस से निकाल रहे हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्लूरल बायोप्सी। नेक्स्ट वन है द ऑर्गन विच इज लोकेटेड इन द प्लूरल कैविटी ऑफ द थोरैक्स, थोरैक्स में कौन सा है, प्लूरल कैविटी के अंदर कौन सा है, तो लंग्स है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द कोलैप्स ऑफ एल्विलाई इज प्रिवेंटेड बाय, एल्विलाई को कोलैप्स होने से कौन रोकता है, तो एल्विलाई को कोलैप्स होने से रोकता है आपका सर्फेक्टेंट। तो बात करें सर्फेक्टेंट क्या होता है, तो अपने लंग्स के अंदर तीन प्रकार की, एल्विलाई के अंदर जो है वो तीन प्रकार की सेल होती है, एल्वियुलर टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। तो इसके अंदर जो टाइप सेकंड सेल होती है सर्फेक्टेंट रिलीज करती है, इनका काम क्या होता है, सर्फेक्टेंट रिलीज करना, और यही सर्फेक्टेंट होता है जो कि आपके लंग्स को कोलैप्स होने से रोकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, तीन ऑप्शन और क्या है, सीलिया। तो सीलिया जो है वो अंदर की जो है वो डीप रेस्पिरेशन की जो इनर लाइनिंग होती है, म्यूकस लाइनिंग, उसके अंदर जो है वो एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है, सीलिएटेड स्यूडोमोनास कॉलमनार एपिथेलियम। सीलिया जो है फैगोसाइटोसिस का काम करती है, अगर बॉडी में बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आते हैं तो उनको किल करने का काम करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूकस, सेकंड में ऑप्शन है म्यूकस। तो म्यूकस जो है वो अपनी रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर एक स्पेशल सेल होती है जिनको अपन बोलते हैं गॉबलेट सेल। तो गॉबलेट सेल जो है वो म्यूकस सिक्रेशन का काम करती है, और म्यूकस जो है वो अपनी पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो है वो मॉइस्ट रखने का काम करता है। प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको अपन जो क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हाट डज ए मिक्सचर ऑफ सर्फेक्टेंट कंटेन, सर्फेक्टेंट किन से मिलकर के बने होते हैं, तो सर्फेक्टेंट याद रखिएगा आपको ग्लाइकोप्रोटीन, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम आने के हिसाब से। एक तो बने होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन से और फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड, दो चीज़ों से मिलकर के जो आपका हमेशा क्या बनता है, सर्फेक्टेंट। तो प्रोटीन एंड लिपिड इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट बात करें तो प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन हो जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन, और फॉस्फेट में कौन सा हो जाएगा आपका, लिपिड में हो जाएगा आपका फॉस्फोलिपिड। तो दो प्रकार की चीज़ें आपको जो है वो देखने को मिलेगी इसके अंदर। नेक्स्ट वन है द सर्फेक्टेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, कि सर्फेक्टेंट का काम क्या है, तो सर्फेक्टेंट जो है वो लंग्स को कोलैप्स होने से रोकते हैं। एल्वियोलाई के अंदर जब आपका
सर्फेक्टेंट भरा रहेगा, तो जब तक एल्विलाई के अंदर सर्फेक्टेंट भरा हुआ है तब तक इसकी जो है वॉल पूरी की पूरी कोलैप्स होने से बचेगी। तो अगर कोई आपको पूछे कि सर्फेक्टेंट का क्या काम है, तो प्रिवेंशन ऑफ कोलैप्स ऑफ एल्विलाई। अब कैसे प्रिवेंट करता है, तो ये मेंटेन करता है सरफेस टेंशन, इट मेंटेन द सरफेस टेंशन। जो एल्विलाई की सरफेस टेंशन है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है, और जैसे जैसे सरफेस टेंशन मेंटेन रहेगी वैसे वैसे जो है वो एल्विलाई कोलैप्स होने से बच जाएगा। तो सर्फेक्टेंट का काम होता है आपके एल्विलाई को कोलैप्स होने से रोकना। लेसिथिन और हाइड्रोलाइसिस यील्ड, लेसिथिन और हाइड्रोलाइसिस यील्ड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, लेसिथिन के अंदर क्या क्या काम में आता है, किसके अलावा, तो याद रखिएगा ग्लिसरॉल, कोलिन एंड फैटी एसिड, ये तीनों जो लेसिथिन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सही आंसर आपका जो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। नेक्स्ट वन बात करें, रिमूवल ऑफ एंटायर लंग इज कॉल्ड, पूरे के पूरे लंग को निकाल रहे हो आप बाहर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, तो उसको अपन बोलते हैं न्यूमोनेक्टोमी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, न्यूमोनेक्टोमी, रिमूवल ऑफ ए लंग्स। अब अगर लंग्स का एक पर्टिकुलर लोब निकाल रहे हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, लोबेक्टोमी। अब लोब के अंदर भी अगर आप एक सेगमेंट निकाल रहे हो, लोब में से भी क्या निकाल रहे हो अपन, सेगमेंट निकाल रहे हैं, तो उसको अपन बोलते हैं सेगमेंटल रिसेक्शन। और वेज रिसेक्शन जो होता है वो लंग्स के लिए जनरली यूज नहीं होता है, वेज का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट वन बात करते हैं, तो नेक्स्ट वन आपका आता है, राइट लंग हैव हाउ मैनी लोब्स। तो दो लंग है अपने पास में, एक जो है आपका राइट लंग्स और एक जो है आपका क्या है, लेफ्ट लंग्स। तो आगे से आप याद रखिएगा, जब भी आप राइट लंग के बारे में बात करेंगे तो राइट लंग के अंदर जो हमेशा 3 लोब होते हैं। कितने लोब हो जाएंगे, 3 लोब। और लेफ्ट लंग के अंदर कितने होते हैं, 2। तो राइट लंग में कितने हो जाएंगे, तो 3। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3। 3 लोब अपने को वहाँ पे देखने को मिलेंगे। एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई, एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई अगर जो है वो एबनॉर्मली डायलेट हो जाए तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं ब्रोंकियोइक्टेसिस। कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी, ब्रोंकियोइक्टेसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आता है आपका एम्फाइसीमा। तो अगर एल्विलाई आपका परमानेंट डायलेट हो जाए तो उसको अपन बोलते हैं एम्फाइसीमा। परमानेंट डिस्फंक्शन एंड डायलेशन ऑफ एल्विलाई इज कॉल्ड द एम्फाइसीमा। निमोनिया में जो है वो एल्विलाई के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, और ब्रोंकाइटिस के अंदर इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकस इज कॉल्ड द ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकियोइक्टेसिस का मतलब होता है एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आपका जो एबनॉर्मली डायलेट हो जाए तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज द एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ ब्रोंकियल ट्री characterized by irreversible dilation and destruction of alveolar wall। irreversible dilation हो जाए, पूरा का पूरा जो है आपका ब्रोंकाई क्या हो जाए, डायलेट हो जाए, और इसी के साथ में जो क्या हो जाए, डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकियल वॉल, अंदर की वॉल का जो क्या हो जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए, तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं ब्रोंकियोइक्टेसिस। देखिएगा दोनों क्वेश्चन जो आपके क्या है, सेम है। इसके अंदर जो है वो खाली आधी लाइन दी है कि एबनॉर्मल डायलेशन, आधा वर्ड इसके अंदर जो है उन्होंने पूछा है कि एबनॉर्मल डायलेशन, और जबकि इस क्वेश्चन के अंदर पूरा का पूरा दिया है कि ब्रोंकियल ट्यूब का इरिवर्सिबल डायलेशन। अब ये एबनॉर्मल डायलेशन होगा, ये हमेशा इरिवर्सिबल होगा, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकियल वॉल। अब परमानेंट डायलेट हो जाएगी तो अंदर की जो एल्वियोलाई की जो वॉल होगी वो जो है क्या हो जाएगी, आपकी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो एल्वियोलाई की वॉल अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है तो उसको अपन जो क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोइक्टेसिस। याद रखिएगा एग्जाम के हिसाब से इसकी डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट बनती है कि एबनॉर्मल इरिवर्सिबल डायलेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकियल वॉल। ब्रोंकियल वॉल का होगा तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोइक्टेसिस। और अगर यही कंडीशन डेवलप होगी आपके एल्वियोलाई में तो उसको अपन बोलेंगे एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा के अंदर कौन डायलेट हो जाता है परमानेंटली, एल्वियोलाई। तो दोनों के अंदर थोड़ा सा फर्क है, उसको आपको जो ध्यान में रखना है कि भैया ब्रोंकियोइक्टेसिस क्या होता है और एम्फाइसीमा क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रोंकियोइक्टेसिस, कि ब्रोंकियोइक्टेसिस की वजह से क्या हो सकता है। तो अब परमानेंट डायलेट हो गया तो उसकी वजह से जो है वो सेरेब्रल एब्सेस हो सकता है, लंग्स एब्सेस हो सकता है, अमाइलाइडोसिस हो सकता है, ऑल ऑफ दी अबोव। सही आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबोव। नेक्स्ट हम बात करें ए डिजीज कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव म्यूकस कलेक्शन विद कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई। अब देखिएगा कोलैप्स हो रहा है एल्वियोलाई, तो एल्वियोलाई का कोलैप्स होना आपका कहलाता है एटेलेक्टेसिस, कोलैप्सिंग ऑफ ए एल्वियोलाई। 3 इसके कारण हो सकते हैं, कॉम्प्रेंसिव हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, एंड ऑब्स्ट्रक्टिव हो सकता है। तो 3 प्रकार की चीज़ें अपने को देखने को मिलती है। तो अगर एल्वियोलाई कोलैप्स हो जा रहा है तो उसको अपन बोलेंगे एटेलेक्टेसिस। नेक्स्ट हम बात करें, ए क्लाइंट इज एडमिटेड विद द सस्पेक्ट एटेलेक्टेसिस, विच कंडीशन इंडिकेट डज द नर्स एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई व्हेन असेसिंग द क्लाइंट। एक पेशेंट है जिसके अंदर एटेलेक्टेसिस हो गया है,
पेशेंट में क्या हो गया है, एटेलेक्टेसिस हो गया है। विच क्लिनिकल इंडिकेटर डज नर्स एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई व्हेन असेसिंग द क्लाइंट। अब असेसमेंट करते हैं तो अपन लंग्स असेसमेंट में क्या करते हैं कि लंग्स साउंड सुनते हैं। क्या सुनते हैं, लंग्स साउंड। अब देखिएगा आप साउंड अपन बात करें तो वहीं आते हैं जहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, एल्वियोलाई। अब मैं बात करूँ कि अगर एल्वियोलाई कोलैप्स हो गया तो बताइए एयर एंट्री होगी। एल्वियोलाई के अंदर जब एयर एंट्री नहीं हो रही है तो एल्वियोलाई के अंदर किसी भी प्रकार का साउंड अपने को देखने को नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा जब भी एटेलेक्टेसिस की कंडीशन होती है अफेक्टेड एरिया के अंदर, कभी भी आपको जो है वो साउंड देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसको अपन डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड बोल सकते हैं या फिर अब्सेंस ऑफ ब्रीथ साउंड इन द अफेक्टेड एरिया। हमेशा किसके अंदर रहेगा, जिस हिस्से के अंदर अफेक्ट हुआ है उस हिस्से के अंदर हमेशा अपने को क्या देखने को मिलेगा, अब्सेंस ऑफ ब्रीथ साउंड। अब्सेंस की वर्ड के लिए वर्ड क्या यूज हुआ है, डिमिनिश्ड। नेक्स्ट वन बात करते हैं। देखिएगा दूसरे अगर ऑप्शन से अपन बात करें तो एक और ऑप्शन है इसके अंदर आपका स्लो डीप रेस्पिरेशन। देखिएगा रेस्पिरेशन, जब भी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड दिक्कत होगी तो हमेशा टैकीकार्डिया होगा, टैकीपनिया होगा। सांस जो है वो पेशेंट की जो रेस्पिरेटरी रेट हमेशा बढ़ेगी, कभी भी घटेगी नहीं। ड्राई अनप्रोडक्टिव कफ, ठीक है, ये तो इसका जो है वो असेसमेंट से डायरेक्ट रिलेशन है नहीं। नॉर्मल ओरल टेम्परेचर, ठीक है, हमेशा जब भी जो है वो पेशेंट में इन्फ्लामेशन होगा तो हमेशा क्लाइंट में अपने को देखने को मिलेगा फीवर की कंडीशन। तो मेन जो क्लिनिकल इंडिकेटर की बात करें एटेलेक्टेसिस रिलेटेड, तो इसमें अंदर अपने आपको देखने को मिलेगा डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड। क्लाइंट के अंदर किसी भी प्रकार के साउंड अपने को देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इम्प्लेंट टू हेल्प प्रिवेंट एटेलेक्टेसिस इन ए क्लाइंट विद फ्रैक्चर्ड रिब्स एज ए रिजल्ट ऑफ चेस्ट ट्रॉमा। Which intervention should the nurse implant to help prevent atelectasis in a client with fractured rib as a result of chest trauma? कि मरीज के अंदर चेस्ट ट्रॉमा हुआ है, उसकी वजह से रिब्स फ्रैक्चर हुई है, तो नर्स क्या करेगी कि पेशेंट के अंदर एटेलेक्टेसिस यानी कि कोलैप्स ना हो एल्वियोलाई। अप्लाई ये थोरेसिक बाइंडर फॉर सपोर्ट की थोरेसिक के ऊपर कैविटी में एक पट्टा बांधना है, ऊपर बाइंड करना है। स्टॉप पेन मेडिकेशन फर्स्ट डे आफ्टर इंजरी, नहीं पेन मेडिकेशन देनी है, बहुत सीवियर पेन होगा क्योंकि रिब्स फ्रैक्चर हुआ है। फ्रैक्चर का पेन बहुत ही सीवियर पेन होता है। पोजीशन क्लाइंट फेस डाउन और ए सॉफ्ट मैट्रेस, फेस डाउन ऑन ए सॉफ्ट मैटर। फेस डाउन क्यों करवाना, अगर फेस डाउन करवाएंगे तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की और हो जाएगी जरूरत। इनक्रेज कपिंग एंड डीप ब्रीथिंग, तो जैसे जैसे पेशेंट डीप ब्रीथ और कपिंग करेगा तो एल्वियोलाई जो है वो और ज़्यादा एक्सपैंड होगा और ज़्यादा फूलेगा, तो एल्वियोलाई के कोलैप्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और एल्वियोलाई के अगर कोलैप्स होने के चांस जो अगर कम होते हैं तो वो जो आपका प्रिवेंट करता है क्या, एटेलेक्टेसिस। तो याद रखिएगा पोस्ट ऑपरेटिव जो भी पेशेंट होते हैं उन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के अंदर हमेशा एटेलेक्टिक की कंडीशन अपने को देखने को मिल सकती है। इसलिए पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को हमेशा अपन जो है वो इनकरेज करते हैं कि आपको क्या करना है, कफिंग और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज हमेशा परफॉर्म करना है। नेक्स्ट वन बात करें कि पल्मोनरी एटेलेक्टेसिस के अंदर जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड लोब कौन सा होता है, तो राइट अपर लोब। कौन सा होता है, राइट अपर लोब, ठीक है, चाहे वो अडल्ट हो चाहे वो यंग हो या ओल्डर हो, सबके अंदर जो राइट अपर लोब हमेशा अपने को अफेक्टेड देखने को मिलता है। और ये राइट अपर लोब इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि ये जो है वो ब्रोंकस डायरेक्टली आकर के इसकी तरफ इसका जो है ज़्यादा मूवमेंट रहता है, इसी वजह से आपको जो है वो राइट अपर लोब के अंदर सबसे ज़्यादा ब्रोंकियोएक्टेसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन बात करते हैं, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन के अंदर कौन सा बॉडी का ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो रेस्पिरेशन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो लंग्स होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड लंग्स, कि लंग्स और ब्लड के बीच में जो ऑक्सीजनेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लड एंड लंग्स। तो ये जो आउटर साइड है तो इसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। वो एक्सचेंज जो कि आपके लंग्स के और ब्लड के बीच में होता है उसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल। और टिश्यू के और ब्लड के बीच में जो आपका रेस्पिरेशन होता है उसको अपन बोलते हैं इंटरनल। इंटरनल के लिए एक और वर्ड यूज होता है टिश्यू रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन इज आल्सो नोन एज टिश्यू रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज आल्सो नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो दो प्रकार के रेस्पिरेशन हो गए आपके, बाहर लंग्स में जो हो रहा है उसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन और अंदर पूरी बॉडी में टिश्यू में हो रहा है उसको अपन बोलते हैं टिश्यू। ये जो बाहर में लंग्स में हो रहा है इसके लिए वर्ड आ जाता है एक्सटर्नल और अंदर बॉडी में जो हो रहा है वर्ड उसके लिए वर्ड यूज होता है अपना इंटरनल। तो दो प्रकार के जो है वो अपने को रेस्पिरेशन देखने को मिलेंगे। इज द मेजर मसल रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रीथिंग ऑफ ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में ब्रीथिंग के लिए दो जो है वो प्राइमरी मसल्स होती है। फर्स्ट वन इज द डायफ्राम, एक जो है वो प्राइमरी आपकी मसल कौन सी होती है, डायफ्राम, और सेकेंडरी होती है इंटरकोस्टल मसल्स। ये दो जो है वो मेन आपकी
प्राइमरी मसल्स होती है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें कि ट्रेपीजियस है, रेक्टस एब्डोमिनस है और स्टेनोक्लेडो मसल है, तो ये सारी की सारी एसेसरी के अंदर आती है। रेक्टस एब्डोमिनस जो है वो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के लिए काम आती है, स्टेनोक्लेडो मैस्टोइड जो है वो आपके फोर्सफुल इंस्पायरेशन के लिए काम आती है, और ट्रेपीजियस मसल्स का जो है वो इतना ज़्यादा कोई स्पेशली रोल रेस्पिरेशन में नहीं होता है। तो मेन जो मसल होगी आपकी वो जो है वो आपकी हो जाएगी डायफ्राम। नेक्स्ट हम बात करें इफेक्ट ऑन शेप ऑफ हार्ट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, कि एक्सपायरेशन के दौरान हार्ट का शेप के ऊपर क्या। तो देखिएगा हार्ट जो है वो है आपके अलग अपनी पेरिकार्डियल कैविटी में, हार्ट है पेरिकार्डियल कैविटी का ऑर्गन, और आपका जो लंग्स है वो है प्लूरल कैविटी का। तो हार्ट का लंग्स के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रेशर नहीं पड़ता है जब तक कि नॉर्मल रेस्पिरेशन हो। प्रेशर कब पड़ता है, तो एक डिजीज़ होती है जिसको अपन बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स। तो न्यूमोथोरैक्स जब भी होता है तो उसके अंदर मिड एक्सटर्नल शिफ्ट अपने को देखने को मिलता है, और मिड एक्सटर्नल शिफ्ट जब भी होता है तो क्लाइंट के अंदर जो हार्ट का शेप जो है वो चेंज होता है। नॉर्मली अगर आपका रेस्पिरेशन चल रहा है पेशेंट का तो किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इनसाइड द लंग्स एक्चुअली अकर्स इनसाइड टीनी सैक्स कॉल्ड, ठीक है, यानी कि टीनी सैक्स जो होते हैं लंग्स के उनको अपन बोलते हैं एल्यूलाई। तो ये जो आपका रेस्पिरेशन है ओनली जो है एल्यूलाई, बस एक टीनी सैक नया वर्ड दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो एल्यूलाई इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन बात करते हैं गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द, कि गैस एक्सचेंज कहाँ होता है, तो सिंपल सी बात है गैस एक्सचेंज जो है वो आपका हमेशा कहाँ होता है, एल्यूलाई में। गैस एक्सचेंज की प्रोसेस कहाँ होती है, एल्यूलाई के अंदर। सबसे बेसिक यूनिट होती है माइक्रोस्कोपिक या फिर पैरेन्काइमा ऑफ द लंग्स, इसको अपन बोल सकते हैं। तो ये आपका एल्यूलाई होता है और इसी के अंदर जो है वो आपका गैस एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट हम बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कहाँ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है वो हमेशा आपके ब्लड फ्लो, रिप्रोडक्शन, मिच्योरेशन एंड ब्रीथिंग, तो ब्रीथिंग के लिए जो है वो ब्लड प्रेशर आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लंग्स फंक्शन टेस्ट। द नर्स वुड एक्सपेक्ट विच पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट रिजल्ट इन ए पेशेंट विथ पल्मोनरी एस्पायरेशन। अगर पेशेंट ने क्या किया है, कुछ एस्पिरेट कर लिया है, तो एस्पिरेट करने के बाद में जो है वो पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, तो अपने को देखने को मिलेगी डिक्रीज्ड कॉम्प्लियंस। देखिएगा आपका जो एल्यूलाई है, एल्यूलाई जो फूलता है, एल्यूलाई के फूलने को अपन बोलते हैं कॉम्प्लियंस, और एल्यूलाई के वापस सिकुड़ने को अपन जो है बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो आपको जो कॉम्प्लियंस इसके अंदर जो है वो कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, द लंग्स फंक्शन टेस्ट आर डिटरमाइंड बाय, कि लंग्स फंक्शन टेस्ट किसके थ्रू करते हैं, तो स्पायरोमेट्री जो है वो होता है। टोनोमेट्री जो है वो हियरिंग के लिए काम आता है। नेक्स्ट वन स्पेग्नोमेनोमीटर जो होता है वो आपके लिए लंग्स में ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसेंटिव स्पायरोमेट्री इज मेनली यूज टू, स्पायरोमेट्री क्यों करते हैं, तो अभी अपन ने पढ़ा था कि एल्यूलाई को कोलैप्स होने के लिए अपन डीप ब्रीथिंग एंड रेस्ट कफिंग एक्सरसाइज करवाते हैं टू प्रिवेंट एटेलेक्टेसिस। आप जोर से जो सांस लोगे और जोर से सांस छोड़ोगे तो उससे जो एटेलेक्टेसिस होने के चांसेस पेशेंट में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। द रेशनल फॉर आस्किंग ए पेशेंट टू ब्रीथ इन एंड होल्ड ब्रीथ फॉर 3 सेकेंड ड्यूरिंग द इंटेंसिव स्पायरोमेट्री, कि पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको सांस लेना है और 3 सेकेंड तक रखना है, उसके बाद में छोड़ना है। ऐसा क्यों, तो जब सांस अंदर जाएगी, एयर जब एल्यूलाई के अंदर एंटर रहेगी और 3 सेकंड तक अगर अंदर टिकी हुई रहेगी तो एल्यूलाई को जो है वो प्रॉपर्ली एक्सपेंड करेगी, तो इट हेल्प इन री एक्सपेंशन ऑफ एल्यूलाई। सेकंड ऑप्शन है रिड्यूस पेन एट इंसिजन साइट, तो कोई मतलब ही नहीं है इसका, तो मोबिलाइज सिक्रेशन कोई मतलब नहीं है। प्रोड्यूस हाइपर कार्बिया, अब हाइपर कार्बिया कैसा होगा, अंदर ऑक्सीजन रुकेगी तो होना क्या चाहिए, हाइपर ऑक्सीमिया, ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ना चाहिए, तो क्वेश्चन अपना आप गलत हो जाएगा। वॉट वाइल एट रेस्ट हाउ मच एयर इज पुल्ड इन द ड्यूरिंग इनहेलेशन, कि रेस्टिंग के दौरान जो है आप कितनी सांस को अंदर लेते हो, तो जनरली 500 ml। पूछ रहा है आपको टाइडल वॉल्यूम, ये पूछ रहा है टाइडल वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ एयर एंटर्स इनटू द लंग्स ड्यूरिंग 1 इंस्पायरेशन एंड 1 एक्सपायरेशन इज कॉल्ड द टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन है ए पेशेंट इज शेड्यूल फॉर ए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी टेस्ट होना है। द नर्स एक्सप्लेन्स दैट ड्यूरिंग द टेस्ट रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट विल आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ नॉर्मली टू मेजर द, ब्रीथ नॉर्मली यानी कि नॉर्मली पेशेंट सांस लेगा और छोड़ेगा तो हमेशा जो है वो आपका क्या आएगा,
टाइडल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, तो लंग्स के अंदर बचा हुआ टोटल वॉल्यूम, आप अगर फोर्सफुली सांस छोड़ देते हो उसके बाद में जो लंग्स के अंदर वॉल्यूम बचता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। टोटल लंग्स कैपेसिटी, तो टोटल लंग्स कैपेसिटी होती है आपकी 6000 ml, यानी कि आप जितनी सांस ले सकते हो, जितनी सांस छोड़ सकते हो, जितनी सांस आपके लंग्स के अंदर रहती है, वो पूरी की पूरी अमाउंट को अगर अपन काउंट कर दें तो वो आपका कहलाता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। और नेक्स्ट वन होता है वाइटल कैपेसिटी। तो अगर टोटल लंग्स कैपेसिटी में से अगर अपन माइनस कर दें रेजिडुअल वॉल्यूम को 1200 ml, तो 4800 ml के आसपास में आपका जो है वो आ जाता है वाइटल कैपेसिटी। रेजिडुअल वॉल्यूम होता है 1200 ml और टाइडल वॉल्यूम होता है आपका 500 ml। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इज 500 ml। द वॉल्यूम ऑफ एयर नॉर्मली इनहेल एंड एक्सेल विथ ईच रेगुलर रेस्पिरेशन। नॉर्मली अपन सांस ले रहे हैं और छोड़ लें तो कौन सा वॉल्यूम होता है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। द वॉल्यूम रिमेनिंग इन द लंग्स एंड एयरवे फॉलोइंग ए मैक्सिमम एक्सपायरेटरी एफर्ट, कि पेशेंट जो है वो मैक्सिमम एक्सपायरेटरी कर रहा है, यानी कि फोर्सफुल जो है वो एक्सपायरेशन किया, उसके बाद जो रिमेनिंग होता है उसको अपन जो है वो क्या बोलते हैं, तो रिमेनिंग को अपन जो है वो क्या बोलेंगे हमेशा, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम आप चाहे कितना भी फोर्सफुली आप एक्सपायरेशन कर दो, ये हमेशा आपके लंग्स के अंदर ही रहेगा, और इसकी जो नॉर्मल कैपेसिटी होती है 1200 ml। नॉर्मल कैपेसिटी कितनी होती है इसकी, 1200 ml। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।